तुम मेरे 30 दिन के लिए पति बन जाओ, मैं तुम्हें 500 करोड़ दूंगी। मैं गांव का किसान हूँ, आप मुझे खरीद नहीं कर सकती। अरे साले, तू मुझे जानता नहीं है। तेरी जमीन के साथ साथ मैं तुझे भी खरीद लूंगी। क्या कोई इंसान अपनी पहचान को चंद कागजों के लिए बेच सकता है? रिया को लगा था कि वह राघव को खरीद लेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि वह खुद अपनी ही रची हुई बिसात में फंसने वाली है। क्या 30 दिनों का यह वनवास रिया के पत्थर दिल को पिघला पाएगा, या राघव का स्वाभिमान इस सौदे की भेंट चढ़ जाएगा? दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि प्यार और इज्जत कभी खरीदी नहीं जा सकती, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में अपना नाम और पता जरूर लिखें। ऐसी ही दिल को झकझोर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल लव जंक्शन इंडिया को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। शहर की ऊंची इमारतों और कांच के दफ्तरों के बीच रिया मल्होत्रा का नाम एक ऐसी गूंज था जो रसूख और बेपनाह दौलत का प्रतीक था। रिया, जिसके एक दस्तखत से हजारों लोगों की किस्मत बदल जाती थी, आज खुद अपनी किस्मत के लिखे एक कागज के सामने बेबस खड़ी थी। उसके आलीशान पेंटहाउस की खिड़की से पूरा शहर छोटा नजर आता था, लेकिन आज उसे अपना साम्राज्य खुद ही ढहता हुआ महसूस हो रहा था। उसके दादाजी पुरुषोत्तम मल्होत्रा ने मरते वक्त वसीयत में जो आखिरी पन्ना जोड़ा था, वो रिया के गले की फांस बन गया था। शर्त बड़ी अजीब और रिया के लिए अपमानजनक थी। अगर उसे मल्होत्रा ग्रुप की गद्दी चाहिए, तो उसे अपने पुश्तैनी गांव सदकपुर के एक साधारण किसान से शादी करनी होगी। रिया को गांव के नाम से ही घिन आती थी। उसके लिए गांव का मतलब था धूल और अनपढ़ लोग, लेकिन उसके सामने कोई रास्ता नहीं था। उसके सौतेले भाई समीर ने पहले ही गिद्ध की तरह जायदाद पर नजरें गड़ा रखी थीं। रिया ने अपने सेक्रेटरी खन्ना को बुलाया और ठंडे स्वर में कहा, खन्ना, उस गांव में जाओ और किसी ऐसे लड़के को ढूंढो जिसे पैसों की सख्त जरूरत हो, उसे खरीद लो और शादी का नाटक तैयार करो। खन्ना ने कुछ दिनों बाद वापस आकर एक फाइल रिया के सामने रखी। फाइल में एक ही नाम था, राघव। सदकपुर का एक ऐसा नौजवान जिसने अपनी पढ़ाई शहर के बड़े कॉलेज से की थी, गोल्ड मेडलिस्ट था, लेकिन अचानक सब कुछ छोड़कर गांव लौट आया था। रिया को लगा कि ये तो और भी आसान होगा। एक पढ़ा लिखा लड़का जो गरीबी देख चुका है, वो तो पैसों के लिए कुछ भी कर देगा। अगले दिन रिया की चमचमाती लग्जरी एसयूवी गांव की ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर धूल उड़ाती हुई आगे बढ़ रही थी। गांव के लोग अपनी चौपालों पर रुककर उस काली गाड़ी को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अजूबा उतर आया हो। रिया ने अपनी आंखों पर बड़ा सा डिजाइनर चश्मा लगाया हुआ था। गाड़ी राघव के सुनसान पड़े घर के सामने रुकी। वह घर जो कभी खुशियों से चहकता था, आज एक खामोश इबादतगाह जैसा लग रहा था। राघव आंगन में अकेला बैठा अपने पुराने जूतों को ठीक कर रहा था। रिया गाड़ी से उतरी। उसके हील्स वाली सैंडल्स बार बार गीली मिट्टी में धंस रही थीं, जिससे उसका पारा चढ़ रहा था। रिया ने राघव के करीब जाकर बड़े घमंड के साथ कहा, मिस्टर राघव, मैं रिया मल्होत्रा हूं। राघव ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में एक ऐसी उदासी थी जिसे कोई करोड़पति नहीं समझ सकता था। रिया ने अपनी कीमती चेकबुक निकाली और कहा, देखो, मुझे पता है कि तुम्हारी स्थिति क्या है। ये 5 करोड़ का चेक है। इसके बदले तुम्हें बस शहर चलकर मेरे साथ एक शादी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। ये सिर्फ कागजी शादी होगी। तुम्हें शहर में एक फ्लैट मिलेगा और तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। राघव ने चेक की तरफ देखा भी नहीं। उसने एक लंबी सांस ली और पास पड़े पानी के मटके से लोटा भरकर पानी पिया। राघव ने भारी आवाज में बताया, मैडम, आपके आने से पहले आपके सेक्रेटरी साहब आए थे। उन्होंने 2 दिन तक इस गांव में रहकर मेरी हर कमजोरी का हिसाब लगाया। उन्हें लगा कि एक अकेला लड़का जिसके सिर पर न बाप का साया है न मां की ममता, वो पैसों के लिए बिक जाएगा। रिया ठिठक गई। उसे पहली बार पता चला कि राघव इस घर में बिल्कुल अकेला क्यों है। राघव ने बताया, 3 साल पहले जब मैं शहर में अपनी नौकरी की शुरुआत कर रहा था, गांव में एक बीमारी फैली थी। मेरे बाबूजी और मेरी छोटी बहन दोनों दवाइयों और पैसों की कमी के कारण एक ही हफ्ते के भीतर चल बसे। मां उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और 2 साल पहले वो भी मुझे छोड़कर चली गईं। अब इस बड़े से घर में सिर्फ मैं हूं। मेरी ये जमीन है और उनकी यादें हैं।
आपके सेक्रेटरी को लगा कि इस अकेलेपन की कोई कीमत होगी। रिया को एक पल के लिए बुरा लगा, लेकिन उसका अहंकार हावी था। उसने कहा, तो और भी अच्छा है, तुम्हें यहां रोकने वाला कोई नहीं है। तुम आज ही मेरे साथ शहर चल सकते हो। राघव कड़वाहट से मुस्कुराया और बोला, पैसे बहुत देखे हैं शहर में मैडम, इसीलिए तो वापस आ गया। पर चलिए, अगर आपको वसीयत इतनी ही प्यारी है तो मैं शादी के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरी कीमत 5 करोड़ नहीं है, मेरी शर्त अलग है। आपको पूरे 30 दिन मेरे साथ इसी गांव में, इसी घर में एक साधारण किसान की पत्नी बनकर रहना होगा, बिना बिजली, बिना नौकर और बिना आपके इन गैजेट्स के। अगर आप 1 महीना बिना नखरे के यहां गुजार सकीं तो मैं बिना एक पैसा लिए आपके उन कागजों पर दस्तखत कर दूंगा। लेकिन अगर आप बीच में भाग गईं तो आपको वसीयत से हाथ धोना होगा। रिया को लगा कि राघव उसे डरा रहा है। उसे अपनी ताकत पर यकीन था। उसने बिना सोचे समझे कहा, मंजूर है। मुझे लगा था तुम कुछ बड़ा मांगोगे। 30 दिन तो मैं आंख बंद करके काट लूंगी। शादी उसी शाम गांव के छोटे से प्राचीन शिव मंदिर में हुई। कोई संगीत नहीं था, कोई बड़ा आयोजन नहीं था। रिया ने अपनी रेशमी साड़ी पहनी थी, लेकिन उसके चेहरे पर नफरत के भाव थे। जब राघव ने उसके माथे पर सिंदूर लगाया तो रिया को लगा जैसे कोई गर्म लोहा उसके माथे पर रख दिया गया हो। शादी के बाद जैसे ही वह राघव के वीरान घर पहुंची, उसे डर लगने लगा। घर में धूल थी, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिन पर मालाएं चढ़ी थीं। राघव ने एक कोने की तरफ इशारा किया, यही आपका कमरा है, यहां मेरी बहन रहती थी, आज से आप यहीं रहेंगी। रिया ने अंदर कदम रखते ही अपनी नाक सिकोड़ ली। यहां कितनी अजीब गंध है, मैं यहां नहीं सो सकती, उसने चिल्लाकर कहा। राघव ने कमरे के एक कोने में बिछी चारपाई की तरफ इशारा किया और बोला, यही आपका महल है मैडम। पहली रात रिया के लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। मच्छरों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया और उमस इतनी थी कि उसका दम घुटने लगा। वह कमरे से बाहर आई और आंगन में अकेले सो रहे राघव को जोर से हिलाया। राघव, ये पागलपन बंद करो, मुझे अभी इसी वक्त एयर कंडीशनर चाहिए, मैं मर जाऊंगी यहां। राघव ने अपनी आंखें खोलीं और शांत भाव से कहा, यह घर कभी खुशियों से भरा था रिया, तब यहां बिजली न होने पर भी किसी का दम नहीं घुटता था। आज आप यहां हैं क्योंकि आपको जायदाद चाहिए, और मैं यहां हूं क्योंकि मुझे अपनी मिट्टी बचानी है। शहर में आप मशीन के सहारे जीती थीं, यहां आप अपनी रूह के सहारे जिएंगी। सो जाइए, कल सुबह 4 बजे काम शुरू करना है। रिया गुस्से में अपने कमरे में वापस चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे पहली बार अपनी दौलत की बेबसी महसूस हो रही थी। उसे राघव के उस सूने घर की दीवारों से एक अजीब सा डर और साथ ही एक अनजाना जुड़ाव महसूस होने लगा था। अगली सुबह 4:30 बजे, जब अंधेरा पूरी तरह छटा भी नहीं था, राघव ने रिया के कमरे का दरवाजा जोर से खटखटाया। उठिए, कुएं से पानी भरने का वक्त हो गया है। रिया बदहवास सी उठी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और बाल बिखरे हुए थे। जब वह कुएं पर पहुंची तो राघव ने उसे एक भारी बाल्टी और खुरदरी रस्सी थमा दी। आज से घर का सारा पानी आप ही भरेंगी। रिया ने जब पहली बार बाल्टी खींचने की कोशिश की तो रस्सी उसके हाथों की कोमल त्वचा को चीरने लगी। आह! उसकी चीख निकल गई। उसके हाथों से खून रिसने लगा। राघव चुपचाप खड़ा देखता रहा। वह चाहता था कि रिया खुद अपनी लड़ाई लड़े। रिया ने गुस्से में बाल्टी पटक दी और बोली, मैं ये नहीं कर सकती, तुम एक जल्लाद हो। राघव। तभी घर के पिछले हिस्से से एक बूढ़ी महिला बाहर आईं। वो राघव की चाची थीं, जो पास के घर में रहती थीं और राघव का ख्याल रखती थीं। उन्होंने रिया के लहूलुहान हाथों को देखा और दौड़कर उसके पास आईं। उन्होंने रिया का चेहरा अपने हाथों में लिया और बड़ी ममता से कहा, बेटी, मिट्टी की पकड़ शुरू में दर्द देती है, पर बाद में यही मिट्टी हमें पालती है, तू घबरा मत। उन्होंने रिया को गले लगा लिया। बरसों बाद रिया को किसी की बाहों में वो सुकून मिला जो उसे उसकी मां के मरने के बाद कभी नहीं मिला था। रिया की सिसकियां उनके कंधे पर थम गईं। उसे यह भी समझ आ गया था कि राघव ने उसे यहां सजा देने के लिए नहीं, बल्कि एहसास कराने के लिए बुलाया था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये तो सिर्फ संघर्ष की शुरुआत थी। दोस्तों, क्या रिया इस वीरान घर की खामोशी बर्दाश्त कर पाएगी? क्या राघव का अकेलापन रिया के घमंड को तोड़ पाएगा?
आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। सूरज की पहली किरण जब सदकपुर के खेतों पर पड़ी तो रिया की नींद किसी अलार्म से नहीं बल्कि परिंदों की चहचहाहट से खुली। उसके शरीर के हर हिस्से में दर्द था। कल की कुएं वाली मेहनत ने उसकी कमर तोड़ दी थी। रिया ने अपनी मखमल जैसी हथेलियों को देखा जिन पर छालों के निशान अब गहरे हो गए थे। वह कमरे से बाहर आई तो देखा कि राघव आंगन में अकेला खड़ा पुराने कुएं से पानी निकाल रहा था। उसकी मजबूत बाजुओं पर उभरती नसें और माथे का पसीना उसकी मेहनत की गवाही दे रहे थे। राघव ने रिया को देखा पर कुछ बोला नहीं। उसने बस पास रखी झाड़ू और गोबर के उपलों की ओर इशारा कर दिया। रिया समझ गई कि आज की चुनौती घर की देखरेख है। वह शहर की सबसे बड़ी कंपनी की मालकिन आज मिट्टी के फर्श पर झाड़ू लगा रही थी। धूल उसके बालों में जम रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि आज उसे पहले जैसा गुस्सा नहीं आ रहा था। वह बस चुपचाप अपना काम करती रही। उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर रही थी, जैसे शहर का शोर कहीं बहुत पीछे छूट गया हो। दोपहर की चिलचिलाती धूप में रिया ने देखा कि राघव घर के बाहर खड़े नीम के पेड़ के नीचे बैठा कुछ पुराने कागजों को देख रहा था। रिया उसके पास जाकर बैठ गई। राघव ने एक कागज उसकी ओर बढ़ाया। वह राघव की छोटी बहन की आखिरी रिपोर्ट थी। राघव ने धीमे और भारी स्वर में कहा, मेरी बहन डॉक्टर बनना चाहती थी। वह कहती थी कि भैया, जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो गांव के किसी गरीब को पैसे की कमी से मरने नहीं दूंगी। लेकिन शहर के बड़े अस्पताल ने उसे भर्ती करने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि उस वक्त मेरे पास जमा करने के लिए नकद पैसे नहीं थे। जब तक मैं पैसों का इंतजाम करके लौटा, वह जा चुकी थी। राघव की आंखों में एक आंसू चमका, जिसे उसने तुरंत पोंछ लिया। रिया का कलेजा मुंह को आ गया। उसे अपनी दौलत की चमक अब बहुत फीकी लगने लगी। उसे पहली बार समझ आया कि राघव को पैसों के अहंकार से इतनी नफरत क्यों है। शाम को गांव के कुछ छोटे बच्चे राघव के घर आए। रिया ने देखा कि राघव उन बच्चों को अपनी पुरानी किताबों से पढ़ा रहा था। बच्चों की आंखों में जो उम्मीद थी, उसने रिया के भीतर कुछ ऐसा जगा दिया जो अब तक सोया हुआ था। वह भी बच्चों के पास जाकर बैठ गई और उन्हें अपनी शिक्षा के बारे में बताने लगी। गांव के बच्चों के लिए रिया एक परी जैसी थी। उनकी मासूम हंसी और उनके निस्वार्थ प्यार ने रिया के उस सूनेपन को भर दिया जो उसके करोड़ों के फ्लैट में कभी नहीं भरा था। राघव दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसे रिया की आंखों में अब वो पुराना घमंड नहीं, बल्कि एक करुणा और ममता नजर आ रही थी। उस रात जब बिजली फिर गई तो रिया ने शिकायत नहीं की। वह आंगन में मिट्टी की सौंधी खुशबू के बीच राघव के पास बैठ गई और दोनों ने पहली बार मन की बातें की। राघव ने बताया कि वह कैसे गांव की खेती को वैज्ञानिक तरीके से बदलना चाहता है ताकि भविष्य में किसी और परिवार को लाचारी न देखनी पड़े। लेकिन इस शांति के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र शहर से अपनी गाड़ियां लेकर निकल चुका था। समीर, रिया का सौतेला भाई, सदकपुर की सीमा में दाखिल हो चुका था। समीर को पता चल गया था कि रिया राघव के करीब आ रही है और उसे डर था कि अगर रिया ने राघव से सच में प्रेम कर लिया तो जायदाद का 1 रुपया भी उसे नहीं मिलेगा। समीर अपनी गाड़ियां लेकर सीधा राघव के घर के सामने रुका। समीर अपनी महंगी सिगरेट सुलगाते हुए नीचे उतरा और एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, क्या बात है रिया, मल्होत्रा ग्रुप की वारिस यहां मिट्टी में खेल रही है और तुम, ओ किसान, तुमने सोचा था कि इस अमीर लड़की को अपनी बातों में फंसाकर तुम जायदाद हड़प लोगे। समीर ने एक कानूनी नोटिस पंचायत के सामने रखा और दावा किया कि राघव ने रिया को मानसिक रूप से बंधक बना रखा है। गांव की पंचायत बैठ गई। समीर ने अपनी दौलत और वकीलों के दम पर यह साबित करने की कोशिश की कि राघव एक धोखेबाज है। उसने गांव वालों को डराया कि अगर वे राघव का साथ देंगे तो उनकी जमीनों पर कानूनी संकट आ सकता है। राघव चुपचाप खड़ा रहा। उसके स्वाभिमान को फिर से चोट पहुंचाई जा रही थी। उसे लग रहा था कि शायद रिया अब उसे छोड़कर चली जाएगी। समीर ने रिया का हाथ पकड़ा और बोला, चलो रिया, मैंने बोर्ड मीटिंग में कह दिया है कि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है और तुम इस वक्त किसी के दबाव में हो। वसीयत अब मेरे नियंत्रण में है। रिया ने अपना हाथ धीरे से पर मजबूती से छुड़ा लिया। उसकी आंखों में अब वह डर नहीं था। रिया ने शांत स्वर में कहा, समीर, जायदाद और सत्ता तुम्हें मुबारक हो।
मैं यहाँ वसीयत के लिए नहीं बल्कि खुद को ढूंढने आई थी। राघव ने मुझे वो सिखाया है जो तुम्हारी फाइलें कभी नहीं सिखा सकती। समीर ने जब देखा कि उसकी कानूनी चालें फेल हो रही हैं, तो उसने गांव वालों को पैसे का लालच दिया कि वे राघव के खेतों की मेड़ तोड़ दें और पानी का रास्ता बंद कर दें। लेकिन रिया ने आगे बढ़कर गांव की औरतों और बुजुर्गों से बात की। उसने उन्हें समझाया कि राघव उनका अपना है और शहर की ये दौलत आज है कल नहीं। गांव वालों को रिया की बातों में सच्चाई दिखी। उन्होंने समीर के पैसों को ठुकरा दिया और राघव के सम्मान में एक साथ खड़े हो गए। समीर की साजिश उसके अपने ही लालच के बोझ तले दब गई। पुलिस और प्रशासन ने जब समीर के फर्जी कागजों की जांच की तो उसके सारे झूठ पकड़े गए और उसे वहां से खाली हाथ अपमानित होकर लौटना पड़ा। जब सब कुछ शांत हुआ तो राघव और रिया एक दूसरे के सामने थे। राघव ने रिया के उन हाथों को देखा जो अब मिट्टी में रंगे थे, पर उनकी चमक किसी हीरे से कम नहीं थी। राघव ने धीरे से कहा, रिया, आपके 30 दिन आज पूरे हो गए हैं। आप अब स्वतंत्र हैं। शहर की गाड़ियां बाहर खड़ी हैं। आप अपनी दुनिया में वापस जा सकती हैं। रिया ने उन गाड़ियों की तरफ देखा और फिर राघव की उन आंखों की तरफ जिनमें अब अपनेपन का सैलाब था। रिया ने अपनी साड़ी का पल्लू संभाला और राघव का हाथ थाम लिया। उसने कहा, राघव, मैं वो रिया मल्होत्रा नहीं रही जो यहां आई थी। उस अहंकारी लड़की का अंत हो चुका है। अब जो तुम्हारे सामने खड़ी है वह तुम्हारी हमसफर है। मुझे वो महल नहीं चाहिए जहां रूह घुटती हो। मुझे ये मिट्टी और तुम्हारा साथ चाहिए जहां असली सुकून है। राघव ने पहली बार रिया को अपने गले से लगा लिया। यह केवल एक मिलन नहीं था, बल्कि दो अलग अलग दुनियाओं का एक हो जाना था। रिया ने सदकपुर में ही रहने का फैसला किया। उसने अपनी निजी बचत से गांव में एक बड़ा अस्पताल और स्कूल बनवाया, जहां किसी भी बहन को पैसे की कमी से अपनी जान न गंवानी पड़े। आज सदकपुर एक खुशहाल गांव है। रिया अब खेतों में राघव के साथ मिलकर नई फसलों की योजना बनाती है और गांव के बच्चों को शिक्षित करती है। उनका यह सफर साबित करता है कि घमंड की ढलान पर गिरने वाला हर इंसान अगर मिट्टी को थाम ले तो वह फिर से खड़ा हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको रिया और राघव के इस निस्वार्थ प्रेम और बदलाव की यह कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि रिया ने शहर की दौलत छोड़कर सही किया? अपनी सोच हमें लिखकर बताएं। ऐसी ही और रूह को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।